जब अगर आप किसी समुद्र में कूदने जा रहे हैं, नदी में कूदने जा रहे हैं, तो आप पहले आप उसकी गहराई नाप लीजिए, ठीक है। और उस वक्त ग्रीन एड भी होने वाला था मतलब लोगों का, तो उसमें देखा कि लोग मतलब 224 नंबर गई थी कट ऑफ, तो मैं तो ऐसे था कि कैसे क्या होगा। आपको एक बैलेंस स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी, इमोशनल फूल मत बनिएगा। सर मतलब पहले तो मैंने PYQs लगाए, मतलब अगस्त के टाइम से मैंने तैयारी शुरू की थी सीरियस कि भाई हाँ मुझे JRF क्रैक करना है। ये सब चीजें धीरे धीरे, इसी को तो स्ट्रेटजी बोलते हैं, और क्या। नहीं तो क्या फिर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए हैं। जनवरी 2025 में आपका जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नेट और JRF की सफलता पाई है। और ऐसे ही आज हमारे पास एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट है जिन्होंने जनवरी 2025 के एग्जामिनेशन में JRF क्वालिफाई किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत हाई कट ऑफ गया था इस बार, उसके बावजूद भी JRF को अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम निपुण ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, कि आप यहाँ आए और अपनी जो सक्सेस जर्नी है, जो स्टोरी है, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिल सके और वो भी अपनी जल्दी जल्दी जो जून वाले एग्जामिनेशन में सक्सेस पा सके। सबसे पहले मैं निपुण आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या प्रिपरेशन की है, कहाँ से मतलब ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सब बैकग्राउंड क्या रहा है, और क्या एजुकेशन फील्ड में कहाँ से जुड़े हुए हैं अभी आप। सर माय नेम इज़ निपुण शर्मा एंड आई हेल फ्रॉम जयपुर राजस्थान, और आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इंटरनेशनल अकेडमी। देयर आई was following science stream, then I went for Hindu College, Delhi University. Okay. There I did my Sanskrit honors. Then I used to do MUN, like Modern United Nations, so that Indian MUN. So from there, that interest of political science got ignited in me, and so then I enrolled for masters from Indira Gandhi National Open University. Okay. I'm about to complete that masters in 2025, Okay. June 2025. Still going on. Yeah. Nice. Yeah. So this is about me, and ठीक, I okay. cleared in first attempt only. अच्छा, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। नाइस, ग्रेट यार। मतलब अभी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बताइए। आप लोग तो जो है कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो भाई देख लीजिए कि आखिर तैयारी कैसे होती है, कि अभी ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स, और स्पेशली बैकग्राउंड आपका साइंस बैकग्राउंड, उसके संस्कृत ऑनर्स आपने किया है, उसके बाद देन पॉलिटिकल साइंस तो अभी नया नया है, उसके बाद भी JRF क्रैक करना अपने आप में मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, अब जब फर्स्ट अटैम्प्ट का आप बता रहे हैं, तो हम पहला सवाल वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जिस बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जामिनेशन धीरे वक्त बाय वक्त टफ होते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आसान है। पहले के वक्त में फर्स्ट अटैम्प्ट्स कर काफ़ी होते थे, जैसे वन ऑफ द आई वाज आल्सो वन ऑफ द देम, कि हाँ भाई पहले अटैम्प्ट में ही कुछ ही दिन पढ़ के हो गया था। बट हाँ, जैसे कि आपने DU का बैकग्राउंड बताया, तो मेरा ये एक है ग्रेजुएशन मास्टर्स मेरा DU से था, तो वो डेफिनेटली बेस बहुत अच्छा था। बट आपका थोड़ा सा डिफरेंस रहा है, आपने ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से किया है, मास्टर्स अभी आपका चल ही रहा है, और उसके बाद भी तो आई रियली वांट टू नो कि वो क्या पैटर्न आपने फॉलो किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में JRF आप लेके आ रहे हैं। सर मतलब पहले तो मैंने PYQs लगाए, मतलब अगस्त के टाइम से मैंने तैयारी शुरू की थी सीरियस कि भाई हाँ मुझे JRF क्रैक करना है। और RS का भी था, RS प्री देना था फरवरी में, लेकिन मैंने मतलब इस पे स्टिक किया कि मैं खाली JRF का पेपर ही लिखूंगा। तो सर मैंने अगस्त और सितंबर तो इसमें ही लगाया था, PYQ एनालाइज करने में। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है 10 ईयर्स वाली, उसको बार बार देखा, कितनी बार, बहुत बार देखा उनको। और उस वक्त ग्रीन एड भी होने वाला था मतलब लोगों का, तो उसमें देखा कि लोग मतलब 224 नंबर गई थी कट ऑफ, तो मैं तो ऐसे था कि कैसे क्या होगा इतना। तो मतलब वो थोड़ा डर जो था वो इग्नाइट कर रहा था कि और हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो फिर अक्टूबर में ये पेपर 1 के लिए कुमार भरत सर हैं, एक यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनसे मैंने पेपर 1 का पूरा किया। और यहाँ पर मैं फिर टेक्स्ट बुक में मैंने नवंबर में एनरोल किया था, एक बूस्टर कोर्स में, देख के आपका क्वेश्चंस वगैरह की क्वालिटी। तो फिर वहाँ से फाउंडेशन कोर्स का भी थोड़ा एक्सेस था, तो कुछ टॉपिक्स जो मेरे रह गए थे उनको मैंने वहाँ से कवर किया। बाकी जो मेरा साथ में मैं नोट्स भी बनाते जा रहा था, क्योंकि सर कंटेंट बहुत ज़्यादा वाइड है। मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देखिए प्लेटो पे कितना सारे, तो मतलब फिल्टर आउट करना जरूरी है कि एग्जाम के लिए क्या चाहिए, कि भाई एग्जाम में क्या पूछ रहा है, फैक्चुअल ज़्यादा पूछ रहा है, उनके कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो फिर मतलब वहाँ से मैंने मतलब ऐसे मेरा नोट्स का ये पैटर्न रहता था कि सबसे पहले मैं उसके अबाउट थिंकर लिखूंगा थोड़ा सा, फिर उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहा है फील्ड में वो लिखूंगा, उनके बारे में कुछ डेट्स, जैसे बर्थ डेट हो गई, ये हो गई, ये डेट्स लिख लेता था। फिर उसके बाद उनकी बुक्स लिख लेता था। बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे आपने भी कई बार मैराथन वीडियोज़ में बताते थे कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें मतलब आपको, जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के आपको चैप्टर भी पता होना चाहिए, ये चैप्टर का नाम एटलीस्ट क्या क्या है उसके अंदर, थोड़ा बहुत वो सब पता होना चाहिए। तो वो सब मैंने उसमें नोट्स में बना लिया था, मतलब 2 पेज 3 पेज में मैं
Perfect. एक But पेज एक को को- दो में फोल्ड कर लेता था और ऐसे करके 4 पेज में ऐसे Short नोट्स बना notes पे लेता, हाँ ready शॉर्ट होते नोट्स बना लेता था। तो उससे क्या होता था कि मैं मतलब सॉर्टेड रहता था कि ये टॉपिक से मुझे खाली ये रिवाइज करना है बस, that's और ये करके ख़त्म करना है। तो ऐसे ही मैंने पेपर 1 के लिए किया था। पेपर 2 में मैंने यही किया, मतलब और साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग साथ में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा current यूपीएससी का, affair, हाँ हाँ, यूपीएससी का current- भी रहा है। तो वो उससे करंट अफेयर में मतलब जैसे इटली मेलेनी वाला क्वेश्चन आया था इस बार कि ब्रदर्स ऑफ इटली, तो बहुत लोगों को स्ट्रक नहीं हो रहा था, नहीं, लेकिन बड़ा आर्टिकल आया था उस पर अच्छा। इटली में कि सबसे पावरफुल वुमेन थी इटली की, हाँ। तो उनको इस बात पे था। और बहुत जगह हेल्प करता है मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग ना हाँ, आपको, कहीं ना मतलब कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्लिक करते हैं डेफिनेटली। आईआर में बहुत ज़्यादा हेट करता है, जैसे 47 प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ, उस वक्त बार बार लिखा हुआ आ आता रहा है, तो था। वो बहुत सही बात है, बहुत सही चीज़ें बात। सॉर्ट हो जाती हैं उससे। तो ऐसे करके सर मैंने मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव ये स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई मुझे यही करना है, मतलब एक ही टारगेट रखा। जैसे आरएस फ्री भी आ रहा था, फोमो था लाइब्रेरी में, सब लोग आरएस फ्री कर रहे थे, बट मैंने कि नहीं मुझे यही पेपर देना है, तो मैंने इसीलिए बस यही पेपर को चलिए टारगेट किया बहुत और भगवान की दया से मतलब हो हाँ भी बहुत गया। लिमिटेड टाइम में, मतलब ऐसे में नहीं कि यूजुअली 6 महीने की तैयारी भी नहीं बोल सकता, आई वुड से कि 3 से 4 मंथ की प्रिपरेशन की। बट ये है कि सबसे अच्छा काम जो आपने किया, जो आपने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले एनालाइज किए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वही मैंने कई बार क्लास में ही बोला है कि जब अगर आप किसी समुद्र में कूदने जा रहे हैं, नदी में कूदने जा रहे हैं, तो आप पहले आप उसकी गहराई नाप लीजिए, ठीक है। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पजल है। आप जितना ज़्यादा उसकी डेप्थ को समझ लेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उसके क्लूज देता है कि आखिर कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप वो ऐसी अननोन चीज़ें पढ़ते रहते हैं जो आपको लगता है कि मैंने तो पढ़ाई की है, बट एग्जाम में वो चीज़ नहीं आएंगे और यू विल बी डिसअपॉइंटेड कि यार इतना पढ़ने की, जैसे इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड है कि हमने तो इतनी पढ़ाई की थी, हमारा क्यों नहीं जेआरएफ हुआ। तो आपने कितना पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है। क्या आपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा था तो आप डेफिनेटली जेआरएफ लेके आएंगे, जैसे कि निपुण लेके आए। नहीं पढ़ा था तो फिर आप बस डिसअपॉइंट होंगे और खुद को भी दुखी करेंगे और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको नहीं पूरा कर पाएंगे। थोड़ा सा इस पे वक्त दीजिए, मतलब जितना वक्त, जैसे निपुण ने तो बहुत अच्छा टाइम लिया कि ऑलमोस्ट 1-2 महीने जो है पीवाईक्यू पे, बिकॉज उससे नॉलेज भी आता है और साथ साथ आपको एनालिसिस भी होता है कि हाँ कौन सी यूनिट से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो जो शॉर्ट नोट्स की बात वो कर रहे थे ना, वो तभी बन पाते हैं जब यू हैव अ क्लियरिटी कि अच्छा यहाँ से इसके बाहर नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। तो यू मतलब उतना ही पढ़ना उन्हीं को बार-बार रिवाइज हाँ, करना है, नहीं हाँ। तो आप बैठ के दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हैं, वेस्ट टाइम आपका हो रहा है। लिमिटेड टाइम में आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तभी निकाल सकते हैं जब आपने पहले से ही होमवर्क कर रखा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एक पेपर 1 और पेपर 2 का भी बड़ा बैलेंस का, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होता है। तो क्या आपको भी वो प्रॉब्लम फेस हुई कि क्या मैं पेपर 1 पेपर 2 को प्रॉपर प्रिपरेशन के टाइम दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, और उसमें क्या वो जस्टिफिकेशन हो रहा था कि हाँ दोनों ही जगह से स्कोर हो रहा था कि सिर्फ पेपर 2 में अच्छा कर लिया, पेपर में ठीक ठाक करके मैनेज हो गया? सर जैसे मेरा जो स्कोर है वो 236 मार्क्स है। मेरा पेपर 2 में 84 क्वेश्चन सही है, मतलब 168 मार्क्स है, और पेपर 1 में मेरे 34 क्वेश्चन सही है, 68 मार्क्स वहाँ से है। परफेक्ट। तो सर मेरा ये था कि जैसे जो पेपर 1 है मैंने अक्टूबर का टाइम दिया था उसे, अक्टूबर नवंबर का स्टार्टिंग दिवाली से पहले वाला जो टाइम होता है उसको मैंने दिया था। तो उसको मैं मतलब टाइम देता रहता था 1 घंटा 1.5 घंटा, कि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है कि आप करते रहो तभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं वो मतलब नहीं होते हैं सॉल्व उस वक्त, तो आपको मतलब उसमें देना पड़ेगा टाइम। पेपर 2 में ये है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं इसके अंदर, तो बार बार लर्न करते रहते हैं, बार बार भूलते रहते हैं। तो पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दीजिए और पेपर 1 को थोड़ा बहुत ही टाइम दीजिए, मतलब लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी में रहे आपके, हाँ कि वो आपके हाथ के नीचे है कि भाई आप फॉर्मूलाज नहीं भूल रहे हैं, आप बार बार डीआई का क्वेश्चन जैसे मेरे आ गया था, शुरू के ही 5 क्वेश्चन डीआई थे, तो बड़ा वो डॉन्टिंग सा था, लेकिन फिर भी मैंने वो किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उससे बहुत कि हाँ यार मेरे से ये भी हो गया, तो अब आगे भी क्वेश्चन जो मतलब कुछ करने वाले थे तो वो कर लिए। रीजनिंग हो गई, लॉजिकल फैलेसीज हैं कितनी सारी, मतलब इसका भी 10 यूनिट है, मतलब पेपर 1 में 50 क्वेश्चन नहीं आते, पर यूजीसी ने 10 यूनिट्स दे रखे हैं इसके अंदर, तो वो काफी चीज है दे रखा है, मतलब कवर आपको डाइवर्स करना है चीजें, सारी चीजों को आप हायर एजुकेशन भी पढ़ना है। देखिए 2 टॉपिक तो ऐसे हैं, कॉम्प्रिहेंशन हुआ आपका, और जो एक और आता है क्या बोलते हैं अपना एक यूनिट, हाँ मतलब आई गेस हाँ कॉम्प्रिहेंशन है बिल्कुल, और हाँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इजी हो जाता है बिल्कुल, और आपका डीआई भी मतलब जिसने कर लिया 5-5 क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। बाकी फिर आपको अलग अलग हर यूनिट में थोड़ा डाइवर्स रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह। बस इतनी सी बात है, 100 बात की एक बात है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। वी आर नॉट सेइंग कि आप आधा आधा टाइम डिवाइड करोगे पेपर 1 पेपर 2 को बराबर टाइम। अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे अगर आप पेपर 1 को दे देंगे ना, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा, सीधी बात है। अगर आप सोचेंगे नहीं कि अभी बस मैं पहले पेपर 2 अपना स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ जो भी मेरा सब्जेक्ट है, और पेपर 1 को मैं देख लूंगा, तो फिर वो आपका रिजल्ट देख लेगा, सीधी सी बात है। और फिर आप बड़ा डिसअपॉइंट होते हो कि यार इतने से मार्क्स से रह गया। तो वो जो इतने से मार्क्स है ना, वो 4-5 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं जो आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर आके रुक जा रहे हो, वो आपका पेपर, बिकॉज जैसे अभी निपुण ने बताया कि अपने सब्जेक्ट में तो आई गेस 86 क्वेश्चन आप बता रहे हैं, 84 क्वेश्चन, मतलब आप ठीक है हाँ 100 में से 84, और क्या ही करेगा आदमी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, 100 में से 100 तो कर नहीं सकते आप, तो अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। अब उससे आगे आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं आउट ऑफ 90 करेक्ट कर लूँ, वो भी हो सकता है। वैसे मेरे आपसे हाईएस्ट जो मुझे नंबर मिला है 87, एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास में बताया, बट उस स्टूडेंट का जीआरएफ नहीं हुआ है।
87 उसने करेक्ट किए हैं, बट पेपर 1 में उसके आई गेस समथिंग 20 क्वेश्चन भी सही नहीं है, तो बस जेआरएफ नहीं हुआ। मतलब वो आई गेस, तो आपको एक बैलेंस स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी। इमोशनल फूल मत बनिएगा कि ठीक है मैं अपने सब्जेक्ट में तो मैं धुआंधार हूँ और बाकी दूसरे में देख लेंगे, तो वो देखने वाली स्थिति में मत जाइए। अभी से पढ़िए, अभी अच्छा खासा टाइम है। डेली अभी मेरा आपसे अभी प्रॉपर देखा जाए तो 100 दिन है आपके एग्जाम में, कम से कम मिनिमम 100 दिन है। 100 दिन भी अगर आप डेली 1 घंटा पेपर उनको देते हैं ना, तो वो आपके साथ बहुत वफादारी करेगा। बस लॉयल रहिएगा उसके साथ में। पेपर 1 बहुत जरूरी हो गया बहुत सर। जरूरी हो मतलब गया। जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, पॉलिटिकल साइंस में 236 मार्क्स है, 234 मार्क्स में कट ऑफ जा रही है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा आपको पेपर 1 तो चाहिए ही 100 के ऊपर तो चाहिए ना, मतलब क्योंकि अब जब कट ऑफ भी 100 प्लस जा रही है, तो 100 में 100 तो चलो आप बोल रहे हो कि अब मैं बहुत तेज हूँगा, तो 100 में 100 कर लोगे, उसके बाद के मार्क्स कहाँ से लाओगे? अब पोल साइंस को बार बार पढ़ते रहते हो, कंफर्ट जोन हो जाता है, comfort तो थोड़ा पेपर 1 की तरफ जाते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन है, बट वो रिजल्ट फेच करता है। रिजल्ट लेगा। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो पेपर 1 से ही रिजल्ट आएगा। पेपर 2 में तो आप अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस करते ही हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट जो ना बाउंड्री लाइन पर रुक जाते हैं ना, उनके लिए बड़ा दुख होता है। जो बहुत पीछे हैं वो तो सीधी बात है, तैयारी करेंगे, विद टाइम दे विल डेवलप देयर कोर एंड दे विल परफॉर्म डेफिनेटली। बट वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बड़ा दुख होता है कि थोड़ी सी अगर स्ट्रेटेजी सही होती तो शायद तक वो जेआरएफ नंबर पे आ जाते। चलिए नेक्स्ट आगे मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा मॉक टेस्ट वगैरह की क्या यूटिलिटी। आपने जैसे आपने बताया जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स तो आप यूज़ करे थे, तो जेआरएफ बूस्टर सर जो क्रैश कोर्स में आपने मतलब जैसे अभी भी हम लोग अप्रैल के आसपास से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे जेआरएफ बूस्टर की, तो वहाँ से फाउंडेशन आपने किया, जेआरएफ बूस्टर क्लासेस ली, उसके बाद मॉक टेस्ट भी अगर आपने टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे लगाए थे? मॉक टेस्ट मैंने एसएस नहीं लगाए, पीवाईक्यू यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कभी कभार जैसे मुझे ऑनलाइन बोर्ड का मन करता था तो मैं पीवाईक्यू ही Attempt देता करता था। था, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने से क्या होता है, आप एनटीए के मतलब माइंडसेट में हैंग होते हैं कि ये अगर कुछ ऐसा है क्वेश्चन जो ब्लाइंड आ गया है, तो एनटीए क्या इसको सही मानता है। जैसे रीजन एसेशन वाले जो आते थे कि अगर साथ में थोड़ा बहुत भी जुड़ा हुआ है तो वो रीजन भी सही होगा, मान लेगा वो। तो वो जुड़ाव जो है वो आपको पीवाईक्यू करके आएगा, उनका क्वेश्चन देने का पैटर्न, उनके आंसर देने का पैटर्न जो है उनके माइंडसेट को आपको समझने में हेल्प करेगा। इवन वो इफ दे आर गिविंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो वो स्टेटमेंट जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू करेंगे समझ में आएगा कि अच्छा स्टेटमेंट वो कैसा खेल सकते हैं। उनका मतलब खेलने का लेवल जो है ना, कि वो कितना वर्ड प्ले कर सकते हैं, कितना शब्दों को यहाँ वहाँ कर सकते हैं, वो आपको समझ में रहेगा। कब वो जेन्युइनली बात करें, कभी कभी ना कि यूजुअली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है कि 2 स्टेटमेंट अगर भारी भारी लिख दिया ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ करेक्ट वाली सिचुएशन। और अगर वो थोड़ा सा भी हल्का फुल्का कुछ ड्रिफ्ट करने का ट्राई करेंगे, तो वो लाइन में दिख जाता है कि यहाँ पे चालाकी करने का ट्राई किया। भले आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, बट वो पढ़ के लगेगा कि यार कुछ मजा सा नहीं आ रहा है। और वो उनकी लैंग्वेज, सीधी बात है, मतलब एग्जामिनर भी एक पेपर लेवल बनाने का उसका लेवल होता है, कहीं ना कहीं वो भी जब झूठ लिखता है तो वो पकड़ा जाता है। तो अब 1 2 3 4 ऑप्शन है था। एक गेट्स पे क्वेश्चन आया था कि एप्पल को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया, ऐसे करके है ना 4 ऑप्शन थे। तो उसके अंदर 1 2 मैच हो गया था। मुझे ये था कि पहले एप्पल बना, पहले माइक्रोसॉफ्ट बना था ऐसा, लेकिन 1 2 3 4 का भी ऑप्शन था। और अधिकतर जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो क्रोनोलॉजी में सही होते हैं। 1 2 3 4 वाले जो होते हैं ना, कि 1 से 1 मैच हो रहा है, 1 से ए मैच हो रहा है, 2 से बी, तो वो ऐसा नहीं होगा 3rd से डी मैच करेगा, बहुत कम होता है। 3rd से सी मैच करता है और डी से 4, मतलब ऐसे भी ऑप्शंस का भी आ जाता है आपको ज्ञान की, हाँ ऐसे ही करेगा वो। हाँ, मतलब जब आप फंस रहे ना कि अगर इसमें कुछ टिक करना है, तो आपका जो कैलकुलेटेड गेस है वो और बेटर हो जाएगा, और वो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देगा। और वो ये सब चीजें धीरे धीरे, इसी को तो स्ट्रेटजी बोलते हैं। और क्या, नहीं तो क्या, फिर पढ़ तो सब एक ही चीज रहे, वो जो है कि जितना आप उस पर टाइम वक्त देंगे ना, उतना ज़्यादा आप उस एग्जाम को समझ पाएंगे और उतना ज़्यादा नए तरीके निकाल पाएंगे एग्जाम मार्क्स स्कोर करने के। ओके, सीधी बात है। एट द डे आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा कि आपने 10 घंटे पढ़ते थे कि 5 घंटे पढ़ते थे। इंपॉर्टेंट रखेगा कि आपने रिजल्ट लेके आए। तो वो रिजल्ट कैसे लेके आ रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेटजी है। और सर थैंक यू करना चाहूँगा आपको कि बूस्टर कोर्स जो था, मतलब उसमें क्वेश्चंस का बहुत अच्छा लेवल होता था। मैं मतलब लाइव क्लासेस करके अटेंड नहीं कर पाता था, क्योंकि सर का मतलब 11 o'clock शुरू होता था, वो मेरे सेट नहीं होता था टाइम। तो बाद में सर कहते थे कि ले लो रिकॉर्डेड आराम से, तो मैं उस वक्त लेके, और मतलब क्वेश्चंस का जो लेवल होता था वो बहुत अच्छा होता था। मतलब कि आप जेआरएफ का हैंग आ जाता था कि हाँ ये एनटीए यही क्वेश्चन देता है, अगर चालाकी भी करेगा तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो वो मुझे हेल्प करता था। और कुछ सर के जैसे टॉपिक से अर्थशास्त्र, जैसे धर्मशास्त्र वाला हो गया, मुझे नेट पे इतना सारा कंटेंट मिल रहा था। मैंने आपकी क्लास देखी, उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें मिली, तो मैंने उसी से नोट्स बना लिए अपने शॉर्ट से। तो और मैंने मतलब बच्चों को शेयर करने के लिए अभी टेलीग्राम चैनल बनाया कि मैंने नोट्स बनाए, तो जेआरएफ विद निपुण करके एक चैनल बनाया मैंने टेलीग्राम पे। बढ़िया है, अच्छी बात है। नहीं, करते रहना चाहिए कुछ कुछ अपना, जो भी आपने नॉलेज गेन किया, बिकॉज सीधी हर चीज़ के अंदर आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। जैसे कि वो अगर आपको याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण का एक टॉपिक है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी एक थ्योरी दी है कि जीवन दान, ज्ञान दान, ये सब तो ठीक है, वी हैव टू शेयर थिंग्स जितना ज़्यादा, जिसके पास जो है, सबने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कमाया है, किसी ने नॉलेज कमाया, किसी ने पैसा कमाया, जिसके पास जो है वो शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए, तो आखिरी में मैं बस निपुण आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो भी
क्रेडिट वाली जब बात आती है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने भी आपको इस प्रिपरेशन में इंस्पायर किया, हेल्प किया, अगर किसी का भी आप नाम लेना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म आपका है। वो लोग भी इंटरव्यू देखेंगे, बाद में पूछेंगे कि भाई निपुण ने हमारे बारे में बात की कि नहीं की है। सो ओवर टू यू। इसमें ना मतलब सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे छोटे भाई का है, मतलब वो मेरे को हर चीज़ डिसिप्लिन में करने की कोशिश करता है सफल, और मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग रही है, और साथ में मेरी दीदी आंचल दीदी हैं, और संजीव जीजू और वर्षा आंटी, मनीष अंकल, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मेरी एक फ्रेंड है अंशु, तो उसके साथ मतलब ये जो फैक्ट्स वाला सीन होता था ना कि जो अब बुक्स हैं, बुक्स याद करनी है, जैसे बर्नार्ड ब्रूडी की 3 किताबें, अब मेरे को कैसे याद होगी, तो मैं उसके साथ बैठ के सुबह सुबह निमोनिक्स बनाते थे, हम याद करते थे, रिकॉल करती थी, रिकॉल करवाती थी मेरे को, कि मुझे मतलब बहुत आलस आता था रिवीजन करने में, तो मैंने उसको टास्क दे रखा था, तू मुझे रिकॉल कराएगी, तो शी यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट, कि ऐसे बर्नार्ड ब्रूडी की 3 किताबें थी, तो उसके अंदर की ब्रूडी को हुडी नहीं दी किसी ने, तो है ना उसने अल्टीमेट वेपन निकाल लिया अपना, वो मिसाइल थी और डेटरेंस, ऐसे ये 3 किताबों के उसके कीवर्ड्स है, तो इट हेल्प मी अ लॉट। और साथ में मेरा एक गौरव दोस्त है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी में भूपेंद्र, नितेश, इन सब ने बहुत हेल्प किया मेरा, और तरुण है, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। तो अच्छा फ्रेंड सर्कल है आपका, और बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल जो आपको ना प्रिपरेशन में हेल्प करे, बिकॉज बाकी मस्ती तो यारी दोस्त लोग सब करते ही, अच्छी बात है, बट ये है कि हाँ उस दोस्ती यारी उस मस्ती के साथ साथ थोड़ा अपना करियर बनेगा तो अच्छी बात है, सबके लिए फायदा है। वो कल के दिन वो भी आप पे प्राउड करेंगे, आप भी उन पे प्राउड करेंगे, और वो दोस्ती भी मजबूत होगी और वो आपका जीवन भी बेहतर होगा। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इस जो ये सेशन आपने देखा है, JRF सिलेक्शन निपुण ने लिया है वाइल प्रिपेयरिंग विद द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड एज वेल एज जो उन्होंने खुद की अपनी स्ट्रेटजी वगैरह बनाई, तो इसको सेव करके रखिएगा वीडियो को, बिकॉज जब भी आपको लगे कि मैं मेरी प्रिपरेशन में मैं कहीं डगमगा रहा हूँ या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि गलत है, तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो सेव करके रखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।